जैन बच्चों, इसमें आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 13th चैप्टर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंतर्गत हम लोग अभ्यास प्रश्न पढ़ रहे हैं, एक्सरसाइज क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और एक्सरसाइज क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ रहे हैं। देखिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर, दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी। समझिए, दो वृत्ताकार कुंडलियां हैं, एक कुंडली का नाम रखा गया है ए, ये कुंडली ए है और दूसरी कुंडली का नाम रखा गया है बी। दो वृत्ताकार कुंडली ए तथा बी एक दूसरे के निकट रखे हुए हैं। ये दोनों कुंडलियां एक दूसरे के निकट स्थित हैं। यदि कुंडली ए में विद्युत धारा में कोई परिवर्तन करें तो क्या कुंडली बी में कोई विद्युत धारा प्रेरित होगी? कारण बताइए। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में आपसे ये कहा जा रहा है कि दो कुंडलियां हैं, दो कुंडलियों में से दो कुंडलियां पास पास रखी गई हैं, उसमें से एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में अगर परिवर्तन किया जाए तो क्या दूसरी कुंडली में भी धारा प्रेरित होगी? तो अब जरा आप ध्यान पूर्वक देखें, आपको अन्योन्य प्रेरण में बताया गया था कि जब पास पास रखी दो कुंडलियों में से प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित होने वाली धारा के मान में परिवर्तन किया जाता है तो इससे संबद्ध जो दूसरी कुंडली होती है, दूसरी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होने के कारण एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस दूसरी कुंडली में ही प्रेरित धारा प्रवाहित होने लगती है और ये जो घटना थी ये अन्योन्य प्रेरण कहलाती थी। तो आपसे पूछा गया है कि एक कुंडली में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के मान में परिवर्तन किया जाए तो क्या दूसरी कुंडली में भी विद्युत धारा के मान में दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होगी? तो आप कहेंगे कि हाँ, समीप की दूसरी कुंडली में विद्युत धारा प्रेरित होगी। तो इसका कारण क्या होगा? तो इसका कारण ये होगा कि कारण जो अभी हमने बताया कि इसका कारण अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण होगा। अन्योन्य चुंबकीय प्रेरण के कारण ऐसा होगा। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 14 का हल हुआ। अब इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। निम्नलिखित की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम। यहां नियम पूछा जा रहा है कि कौन सा नियम लागू होता है। किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो हमने आपको बताया था कि विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने के लिए दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम यानी राइट हैंड थंब रूल था, जिसको हम मैक्सवेल का स्क्रू नियम भी कहते हैं। तो ये इसके लिए ये नियम लागू होता है फर्स्ट के लिए। अब इसके बाद देखें, दूसरा आपसे पूछा जा रहा है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही सीधे चालक पर आरोपित बल
यानी आरोपित बल की दिशा का निर्धारण करना है। तो आरोपित बल के दिशा का निर्धारण करने के लिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम था, ये आपको बताया गया था। यानी फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का यहां प्रयोग होगा। अब इसके बाद थर्ड में देखें क्या दिया है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन करने पर उस कुंडली में उत्पन्न प्रेरित धारा, तो यहां भी फ्लेमिंग का ही नियम लगेगा, लेकिन फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा। यहां पर फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम लगेगा। सेकंड वाले में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लगेगा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, और थर्ड वाले में फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल लगेगा, दाएं हाथ का नियम लगेगा। अब इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। नामांकित आरेख खींचकर किसी वैद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत। तो वैद्युत जनित्र का चित्र वगैरह हम आपको बना करके विधिवत बताए थे, और जनित्र के बारे में बताया गया था कि यह एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। और फिर इसका सचित्र वर्णन आपको बताया गया था, और फिर सिद्धांत भी आपको बताया गया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है, तो एक प्रकार का प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। तो यही इसका सिद्धांत होता है। अब आप देखिए कि क्वेश्चन नंबर 17 में आपसे क्या पूछा जा रहा है। किसी विद्युत परिपथ में लघु पतन कब होता है। लघु पतन को हम कहते हैं ओवरलोडिंग। तो ओवरलोडिंग में क्या होता है, जैसा कि आप जानते हैं कि जब घर में वायरिंग होती है तो दो तार होते हैं, जिसमें से एक पॉजिटिव तार कहा जाता है, एक धनात्मक तार कहा जाता है, और दूसरा ऋणात्मक तार कहा जाता है। दोनों तारों वायरिंग में दोनों तार एक साथ जाते हैं। कभी कभार होता ये है कि इन तारों के ऊपर जो प्लास्टिक का कवर चढ़ा होता है, बाय द वे किसी कारण बस वो क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया है। तो होता ये है कि पॉजिटिव वायर और नेगेटिव वायर, दोनों वायर एक दूसरे में सट जाते हैं। तो जब दोनों वायर एक दूसरे में सट जाते हैं तो होता ये है कि विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है, और विद्युत धारा का मान बढ़ जाता है तो पहला काम तो ये होता है कि जो तार होता है वो तार जो है बिल्कुल गर्म हो जाता है, गर्म होकर के पिघलने लगता है। कभी कभी तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, उसमें चिंगारी छिड़क जाती है और आग पकड़ लेता है। और इसके साथ साथ घर में जितने जो उपकरण होते हैं वो उपकरण भी जल सकते हैं। तो लघुपतन यानी ये ओवरलोडिंग से ये नुकसान होता है। अब इसके बाद देखें क्वेश्चन नंबर 18। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 है, भू संपर्क तार क्या है। भू संपर्क तार, जिसको हम अर्थिंग कहते हैं, धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्रों को भू संपर्कित करना आवश्यक क्यों है। तो देखें, जितने धातु के आवरण वाले विद्युत साधित्र, जैसे मान लीजिए कि प्रेस है, प्रेस जो है, प्रेस पूरा चारों तरफ लोहे से ही बना होता है। इसी तरह से गीजर है, गीजर में भी आयरन का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ फ्रिज वगैरह में भी आयरन का प्रयोग होता है। तो ऐसे उपकरण, वे उपकरण जिनका आवरण जो होता है, आवरण लोहे का ही बना होता है या किसी धातु का बना होता है,
तो जब उसमें विद्युत धारा होता ये है कि कभी कभार अगर विद्युत धारा बहुत हाई आ जाती है, वोल्टेज बहुत हाई हो जाता है, तो ये जो भू संपर्कित तार होता है, यह भू संपर्कित तार उस अधिक वोल्टेज को खींच लेता है और अधिक वोल्टेज को खींच करके जो उपकरण जो आप जैसे प्रेस हुआ, फ्रिज हुआ, हीटर हुआ, जिनका प्रयोग आप कर रहे थे, ये उसकी एनर्जी को कम करने का कार्य करता है, उसको कंट्रोल करने का कार्य करता है। तो ये है भू संपर्कित तार का कार्य। तो इस प्रकार ये जो फिजिक्स का आपका अंतिम चैप्टर था, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर, इसके जितने अभ्यास प्रश्न थे, ये सभी अभ्यास प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं और आप सबको समझ में आ गए हैं सब? हमें उम्मीद है कि जितने लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको भी ये सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें और आप वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर ज़रूर करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।